आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम एक बहुत ही अजीब और स्याह विडंबना पर बात करने वाले हैं। मतलब खुद को दुनिया का सबसे सभ्य साम्राज्य कहने वाली ब्रिटिश हुकूमत ने इंसानी दिमाग को तोड़ने के लिए वास्तुकला का इस्तेमाल कैसे किया। हाँ, ये वाकई रोंगटे खड़े करने वाला विषय है। बिल्कुल। तो आज हम एकोज ऑफ द ब्लैक वाटर के अंशों का गहन विश्लेषण कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय अंडमान की सेल्युलर जेल है, जिसे लोग काला पानी के नाम से भी जानते हैं। सही कहा। और इस चर्चा का हमारा जो मकसद है ना, वो ये समझना है कि कैसे इस जगह को सिर्फ अपराधियों को कैद करने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि अकेलेपन से उनकी हिम्मत को पूरी तरह कुचलने के लिए डिजाइन किया गया था। एकदम सही। और कैसे वो दर्द आज भी वहाँ भूत या किंवदंतियों के रूप में जिंदा है। इसे समझने के लिए हमें सिर्फ इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि ये जेल समुद्र के बीचों बीच थी। हाँ, क्योंकि वहां से भागना तो वैसे भी नामुमकिन ही था। बिल्कुल। असली हथियार तो उस जेल की ज्यामिति थी। ब्रिटिश हुकूमत ने वहां पैनोप्टिकॉन मॉडल का बहुत ही क्रूरता से इस्तेमाल किया था। ये पैनोप्टिकॉन वाला हिस्सा बहुत हैरान करने वाला है। मतलब इसकी वास्तुकला ने एक विशाल साउंड प्रूफ चेम्बर या कहें ध्वनि रोधी कक्ष की तरह काम किया। हाँ, लेकिन बिना किसी आधुनिक तकनीक के उस दौर में ईंट और पत्थरों से इसे मुमकिन कैसे बनाया गया? ये सब उस जगह के शातिर डिजाइन का नतीजा था। देखिए, जेल के जो 7 विंग्स थे ना, उन्हें एक साइकिल के पहिए की तीलियों की तरह बनाया गया था। अच्छा, वो एक केंद्र से जुड़े हुए थे। हाँ, लेकिन सबसे खौफनाक बात कोठरियों के दरवाजे थे। एक कोठरी का दरवाजा दूसरी विंग की बिल्कुल सपाट और खाली दीवार की तरफ खुलता था। ओहो, मतलब कोई भी कैदी किसी दूसरे कैदी का चेहरा देख ही नहीं सकता था। चेहरा देखना तो दूर की बात है, वो किसी की आवाज तक नहीं सुन सकते थे। ये डिजाइन सन्नाटे को ही एक धारदार हथियार बना देता था। बाप रे, यानी शरीर को चोट पहुंचाने से पहले ही वो दिमाग को इंसानी संपर्क से पूरी तरह काट रहे थे, जिसे हम आज की भाषा में सेंसरी डिप्रिवेशन कहते हैं। बिल्कुल। हालांकि जो शारीरिक यातनाएं थीं वो भी कम भयानक नहीं थीं। हमारे स्रोतों में कोल्हू का काफी जिक्र है। हाँ, वो हिस्सा पढ़कर तो रूह काम जाती है। जहां इंसानों को बैलों की जगह जोतकर तेल निकाला जाता था। और उस कोल्हू से रोजाना 30 पाउंड तेल निकालना मतलब एक इंसान के लिए लगभग असंभव था। ये उनकी एक सोची समझी चाल थी। और अगर वो अपना कोटा पूरा न कर पाए तो इसका सीधा मतलब था बेरहमी से कोड़े खाना और भयानक सजाएं भुगतना। ये अत्यधिक शारीरिक थकावट और ऊपर से महीनों तक चलने वाला एकांत, ये इंसान को तोड़ने का अचूक फॉर्मूला था। बिल्कुल। मति भ्रम और इंसान के मानसिक पतन को सुनिश्चित करने का यही तो उनका तरीका था। और यही मानसिक पतन हमारे स्रोतों के अगले हिस्से को इतना दिलचस्प बनाता है। आप उन भूतिया दावों की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मतलब उस भयानक अलगाव और यातनाओं से जो आघात पैदा हुआ, उसका अलौकिक या भूतिया कहानियों में बदल जाना एक बहुत स्वाभाविक परिणाम लगता है। सही बात है। आज भी ऐसे दावे सुनने को मिलते हैं कि रात के खाली गलियारों में कदमों की आहट होती है और बंद कोठरियों से चीखें गूंजती हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये खौफ सिर्फ कैदियों तक सीमित नहीं था। वहां जो पहरेदार तैनात थे ना, उनमें से कईयों ने वर्षों पहले मर चुके कैदियों की परछाइयां देखने का दावा किया था। सच में? हाँ, जब किसी जगह को इतनी गहरी निराशा पैदा करने के लिए डिजाइन किया जाता है, तो मनोवैज्ञानिक आघात और असलियत के बीच की लकीर बहुत जल्दी धुंधली हो जाती है। इंसान का दिमाग अपने अंदर के खौफ को बाहर देखने लगता है। बिल्कुल वही। ये इन भूतिया किंवदंतियों पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। मतलब क्या ये दावे सचमुच किसी अलौकिक शक्ति की तरफ इशारा करते हैं, या फिर उस सुनियोजित क्रूरता का मनोवैज्ञानिक घाव इतना गहरा है कि वो उस जगह के सामूहिक स्मृति में एक वायरस की तरह बस गया है? अगर हम मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो अत्यधिक पीड़ा वाली जगहें अक्सर लोगों को कलेक्टिव ट्रॉमा के एक चक्र में फंसा देती हैं। अच्छा, सामूहिक आघात। हाँ, लोग जिन अजीब आवाजों या भूतों का अनुभव करते हैं, वो शायद उसी भयानक एकांत और यातनाओं की गूंज है। दिमाग उस खौफनाक माहौल में खौफ की ही उम्मीद करता है, और इसलिए वो उसे सच में महसूस भी करने लगता है। ये बहुत अजीब विरोधाभास है। वाकई, आज वही वास्तुकला जो इंसानियत को खत्म करने के लिए बनी थी, अब एक ऐतिहासिक स्मारक बन चुकी है। दिन के उजाले में तो पर्यटक वहां आते हैं और मुस्कुराते हुए तस्वीरें लेते हैं। वो उन्हीं दीवारों को छूते हैं। लेकिन हमारे स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जैसे ही शाम ढलती है, सन्नाटा छाने लगता है। हाँ, और वहां का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। वो इमारत अपने उसी डरावने रूप और मकसद की याद दिलाने लगती है, जो हमें इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही विचारणीय सवाल के साथ छोड़ जाता है।
अगर किसी इमारत को महज इंसानी रूह को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया हो, तो क्या वो अत्यधिक दर्द और पीड़ा हमेशा के लिए उन ईंट पत्थरों में जज्ब हो जाती है? सोचने वाली बात है। क्या इंसान की भावनाएं और यातनाएं किसी जगह का भूगोल इस कदर बदल सकती हैं जिसे समय की कोई भी परत कभी मिटा ना सके?